इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हथियारों के साथ साथ नर्व्स की जंग चल रही है, यानी असाब शिकन जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। थोड़ी देर पहले की अपडेट आपने देखी कि जम्मू ब्लैकआउट की खबरें चलने लगी कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया और मीडिया पर यह खबर चलने लग गई कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। और भारतीय मीडिया ने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया और कहा कि अगले 5 मिनट में आप देखिएगा, 5 से 6 मिनट में ऐसी तस्वीर आएंगी कि खलबली मच जाएगी। ये इंडियन मीडिया पर दिखाया गया इन अ सेंस कि अब पाकिस्तान के भेजे के जो ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स हैं उनको हम इंटरसेप्ट करके तस्वीर दिखाएंगे आपको। और कुछ ही देर के बाद उसी चैनल के ऊपर वही एंकर ये खबरें देने लग गया कि आईपीएल का मैच जो है वो मनसूख हो गया। वहाँ पर बड़ी बड़ी हेडलाइन में चलने लग गया कि आईपीएल का मैच जो है वो फौरी तौर पे रोक दिया गया है और ब्लैकआउट उधर भी हो गया। तो साथी एंकर ने कहा कि फिलहाल हम तवज्जो रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर, फोकस उधर रखते हैं, ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई ध्यान? ये भी तो बड़ी खबर है, आईपीएल का मैच रुक जाना इन सारी सूरत हाल में। और फिर कुछ ग्राफिक्स मैंने देखे, नीचे चल रहा था कि वो लाइट्स की ख़राबी की वजह से ये मैच जो है वो रोक दिया गया, लेकिन फिर एक्चुअल रीज़न का तो पता ही है कि मैच वहाँ पर रुक गया। अगर हमारे यहाँ पीएसएल का मैच नहीं हो रहा तो फिर आपके यहाँ आईपीएल कैसे चलेगा? दोनों मुल्कों को अंदाज़ा है, दोनों मुल्कों के पास ड्रोन्स हैं, दोनों मुल्कों के पास मिसाइल्स हैं, तो रेंज जब एक जैसी है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तक पहुँचा दें अपना ड्रोन और फिर हम खामोश बैठे रहें? तो भारत को ये अंदाज़ा तो हो गया कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर जो उन्होंने ड्रोन भेजा वो उनकी बड़ी गलती थी। और उससे भी बड़ी गलती क्या थी? वो जो एक रेस कोर्स के पास ड्रोन गिरा है। अगर कोई रावलपिंडी का रिहायशी है तो उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर गिरने से क्या मुराद ली जा सकती है। लेकिन बहरहाल इस सारी सिचुएशन में अब से कुछ लम्हात पहले पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने जम्मू पर हमले की खबरों को तो बिल्कुल बेबुनियाद करार दे दिया है कि जनाब ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई अटैक लॉन्च नहीं किया जम्मू के ऊपर और ये भी इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ये कोई हरकत हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू सुन रहा था। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, बल्कि उनकी जानिब से जो बयान सामने आया वो कहते हैं कि दोनों ममालिक इस वक्त बंद गली में चले गए हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। और अब मामलात वो कहते हैं हमारे यहाँ अपने तौर पे वो बता रहे हैं कि अब जो मामलात हैं वो फोर्सेस के हाथ में चले गए हैं। दोस्त मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डी एस्केलेट कर सकें, मामला थोड़ा कूल एंड काम करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों ममालिक टकराव के करीब पहुंच चुके हैं, यानी एट द ब्रिंक ऑफ वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वॉर तो नहीं लेकिन किसी बड़े सानहे या बड़े टकराव के करीब पहुंच चुके हैं। फिर साफ़ी ने, या जो एंकर थी, खातून एंकर थी, आसमा शिराजी के प्रोग्राम में बैठी थी, उन्होंने उनसे पूछा कि इस टाइम खबरें चल रही हैं कि जम्मू में ब्लैकआउट चल रहा है और कोई अटैक जैसी सिचुएशन है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? उन्होंने कहा कि अभी फौरी तौर पे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर सियालकोट में कार्रवाई हो सकती है तो फिर जम्मू में क्यों नहीं हो सकती? तो ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की राय थी जो उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर कही है। और बाय द वे उन्होंने तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो अहदाफ भी बता दिए थे कि आज दिन के वक्त के कहाँ पर हम करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए, पब्लिकली ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाई अलर्ट पे है, पहले से ज़्यादा हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद और पंजाब भर के जितने तालीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, ख़ासतौर पर 2 दिनों के लिए, 10 और 9 मई को तो ये बंद ही रहेंगे। 11 मई से फ़िलहाल बताया गया कि ये शुरू होगा। जो ऑफिसेज़ हैं, प्राइवेट ऑफिसेज़, यहाँ पे उनमें वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है कि आप 2 दिन के लिए घरों से काम करें। तमाम ऑफिसेज़ की पॉलिसी नहीं बता रहा, लेकिन जो मेरे जानने वाले 1-2 लोग हैं उनके ऑफिसेज़ में वर्क फ्रॉम होम हुआ है, हमारे ऑफिस में नहीं हुआ, हमें जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की जो तीनों बंदरगाहें हैं उन्हें भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, यानी फ़िज़ाई तौर पर भी जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। बंदरगाहों को हाई अलर्ट किया गया है। गैर ज़रूरी नकलो हरकत जो है वो उसके ख़त्म कर दिया गया है या बिल्कुल महदूद करने का कहा गया है। और जो परवाज़ों की आमदोरफ्त है उसके लिए फ़िज़ाई हदूद के जो मखसूस हिस्से हैं सिर्फ बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए खोला जा सकता है, अदरवाइज़ इसको बंद किया गया है। और फिर इसके साथ ही एमिरेट्स ने, इत्तेहाद ने, कतर एयरलाइंस ने, ये बहुत अच्छी बातें नहीं है बताने के लिए, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जो आपके सामने रखना बड़ी ज़रूरी है। तो एमिरेट्स ने, कतर ने और इत्तेहाद एयरलाइंस ने अपनी परवाज़ें वो पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल रोक दी हैं 10 मई तक के लिए। इसी तरह इंडिया में भी हो रहा है, ये नहीं कि एक तरफ़ा है, वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है। कुछ एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, कहीं पे परवाज़ें मनसूख की जा रही हैं, कहीं पे डाइवर्ट हो रही हैं, तो ख़तरा वहाँ पे भी बरकरार है। तो ये सारा कुछ इस टाइम हो रहा है। और क्योंकि मिसाइल
और ड्रोन हमले ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है। इनके बाद पाकिस्तान अब ये समझता है कि भारत के ख़िलाफ़ जवाब या जवाबी कार्रवाई वो यकीनी हो गई है। तो मैंने आपको बताया कि वज़ीर दिफ़ा ने तो आज कह दिया कि अब कशीदगी में कमी मुमकिन ही नहीं है, यानी उसमें गुंजाइश नहीं है। ऑल्दो कि हमारे दोस्त ममालिक कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें गुंजाइश नहीं है, हम उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। तो उन्होंने तो टारगेट तक बता दिया कि जनाब हमारा ये प्लान है। नहीं बताना चाहिए ऐसी बातें पब्लिकली या मीडिया के ऊपर नहीं करनी चाहिए, बट उन्होंने कर दी है। तो आज के ड्रोन हमलों के बाद अब लग रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि कितनी देर तक लोगों को ये बताएं कि अगर भारत ने जारहियत दिखाई तो हम ये करेंगे, अगर उन्होंने ये किया तो हम करेंगे। वो तो मिसाइल भी आ चुके, ड्रोन भी आ चुके। तो अब प्रेशर जो है वो बिल्ड होता जा रहा है कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप क्या करने जा रहे हैं। ऑल्दो के उनका राफेल गिराया, ये सारा कुछ एक कार्रवाई का ही हिस्सा है, बट फिर भी एक पब्लिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और राफेल बोले तो रॉ फेल, इन दोनों को भी पढ़ सकते हैं। रॉ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और उसका फेलियर जो है वो हमने देखा कि अपने मुल्क में वो नहीं रोक सके इतना बड़ा हमला, इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। तो उनका रॉ भी फेल हुआ और राफेल भी फेल हो। तो खैर CNN की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, बहुत ही दिलचस्प उसकी तफसीलात है। अगर आपको मौका मिले तो पूरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसका मैं एक हिस्सा यहाँ पे आपके सामने रख के बताता हूँ। उसमें लिखा गया है, बल्कि CNN ने यह दावा किया है कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर, कि 7 मई की रात भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तारीख का, यानी जदीद तारीख की एक सबसे बड़ी एयर बैटल हुई है, जिसे डॉग फाइट कहा जाता है, यानी जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने। CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने उन्हें यह बताया कि इस लड़ाई में दोनों ममालिक के मजमूई तौर पर 125 लड़ाका तैयारे शामिल हुए। अब मुझे नहीं पता दोनों के पास एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं, मेरी कम इल्मी समझ लीजिए, लेकिन इतने तो हैं। ये तो लग रहा है कि दोनों के पास कम से कम मिल मिला के इतने होंगे। तो उनको चूँकि इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट उन्होंने शाया किया, तो उन्होंने दावा किया है कि ये तकरीबन 1 घंटे तक जो झड़प जारी रही है, ये इस हालिया टाइमलाइन की एक सबसे बड़ी एयर बैटल थी, यानी जिसमें किसी एक मुल्क का जहाज़ दूसरे मुल्क की सरहद नहीं क्रॉस किया, दोनों अपनी अपनी साइड पे एक दूसरे के आमने सामने रहे, और 125 तैयारे जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा ले रहे थे। यानी ये अंदाज़ा करने में मुश्किल नहीं है कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ उस टाइम माहौल गर्म था। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय फ़िज़ाइया को जो नुकसान पहुंचाया उन्होंने राफेल तैयारा गिरा के, उसके बारे में जो सरकारी सतह पर यह तस्लीम नहीं किया जा रहा अभी तक, ना इंडियन गवर्नमेंट तस्लीम कर रही है। अब तो इंडियन मीडिया भी डरते डरते ये नहीं बता रहा कि उनका ये नुकसान हुआ है। हालांकि इनिशियल उन्होंने स्टार्ट में कुछ चीज़ें रिपोर्ट करना शुरू की थी, लेकिन ये चीज़ छुप नहीं सकती, जितना मर्जी कोशिश कर लें। जब आज भी उनसे सवाल हो रहा था उनके मुताल्लिका लोगों से, दफ्तर खारजा के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये जो है सरकारी ओहदेदारान जो है मुनासिब वक्त पर इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया ये तस्लीम नहीं कर रहा कि उसका राफेल तैयारा तबाह हुआ है, तो तमाम तैयारों का फ्लीट जो है वो किसी एक जगह पे खड़ा करके साबित कर सकता है कि जनाब ये देखें हमारे पास सारे तैयारे मौजूद हैं। ऑल दो कि मैं समझता हूँ जंगी हालात है, सारे एक जगह पे फ्लीट नहीं खड़ा किया जा सकता, सारे एयर पेट्रोलिंग पे होंगे आगे पीछे कहीं पे, लेकिन जैसे ही मौका मिले उन्हें ये करके साबित कर देना चाहिए कि जनाब ये देखिए हमारे पास पूरा फ्लीट मौजूद है। और ख़ास तौर पे जो फ्रांस की कंपनी है उनको तो वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि BBC समेत या आलमी मीडिया के बहुत सारे और लोगों ने जिस तैयारे का मलबा दिखाया कि ये देखें ये तैयारा यहाँ पे गिरा हुआ, लोग वहाँ पे दिखाए, वो फुटेजेस दिखाई जो आज से पहले कभी सोशल मीडिया पर नहीं थी, कोई पुरानी फुटेजेस नहीं थी। बाकायदा क्रेडिट्स दे के बताया गया कि ये फ़ोटो किस बंदे ने खींची हुई है, उनको क्रेडिट दिया गया। तो वो फ़ोटोज़ किस तैयारे की थी, कम से कम इतना ही बता दें कि वो कौन सा तैयारा था जो गिरा था। अगर राफेल नहीं था तो कोई तो तैयारा गिरा ना जिसकी वो फुटेजेस थी। खैर इस मामले में अब ज़रूरत किस चीज़ की है, जल्दी के ऊपर तेल डालने की बजाय थोड़ा डीएस्केलेट करना चाहिए। तो इस मामले में अब अमेरिका और सऊदी अरब ये दोनों शामिल हो चुके हैं, बड़ी दोनों ही भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, उन्होंने शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उधर से ट्रंप भी इस सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनकी इमा पर ही ये सारे राब्ते हो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ को आज मेरा ख्याल है गालिबन 3 दिन में या 4 दिन में ये दूसरा फ़ोन आ चुका है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का। और उधर जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं आदिल अल जुबैर, वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, यानी जयशंकर के साथ उनकी इंडिया में मुलाकात हो गई। वहाँ पर भी इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया कि मामलात को कूल काम करें, इतना आगे ना लेके जाएं कि कोई वो न्यूक्लियर स्टेज तक जाना पड़े किसी मुल्क को। देखते हैं क्या होता है आगे। अब आ जाइए ज़रा
कुछ सियासी मामलात के हवाले से अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि उससे पहले आपको बताया चंद ही घंटों के बाद, एक आध घंटे के बाद 9 मई शुरू होने वाला है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद शुरू भी हो चुका हो। तो इसका क्या करना है फिर 9 मई का? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो 9 मई को यौम दिफाए वतन मनाने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी ने कोई मेरा ख्याल यौम अज़म मनाने का ऐलान किया है। और मुस्लिम लीग नून का अभी तक पता नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज़ क्या मनाने जा रही है। आज वैसे ये कौमी सलामती से मुतालिक जो इजलास हुआ है, बड़ा अहम आला सतह इजलास था। इसमें सुना है नवाज शरीफ साहब भी आए थे, तो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद आज उनका कोई बयान सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से भी कोई बयान सामने नहीं आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या हुक्म है, ये आप अगर ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। मीनवाइल पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी का एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, शायद इस वक्त जारी हो जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं। तो उसकी अपडेट्स नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर लेंगे जब उसका एलामिया आ जाएगा। और जो अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल आज के दिन डेवलप हुई है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ अडयाला जेल के बाहर जो सलूक हुआ है, जिस तरह पंजाब पुलिस के ओहदेदारान ने उन्हें रोका है, उसके बाद सियासी और कोर कमेटी क्या फ़ैसला कर सकती है या क्या फ़ैसला करेंगे, किस तरह से हम अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। ये मुल्क के हालात इस सतह के पहुंच चुके हैं या इस लेवल पे हैं कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा बयान जो यूनिटी को डिस्टर्ब करे वो भी नहीं दिया जा सकता। और अगर रद्द-ए-अमल देते हैं तो फिर मसला है, अगर नहीं देते तो कारकुनान नहीं छोड़ते, वो मसला है। तो थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल है पीटीआई के लिए भी। बड़ा सोच समझ के उन्होंने बड़ा कैलकुलेटिव मूव जो है वो इस टाइम करनी पड़ेगी। आज बहरहाल उन्होंने एक चैलेंज भी कर दिया वज़ीर आला पंजाब को, और उन्होंने कहा कि अगर मैं अडयाला जेल नहीं जा सकता तो फिर आप भी खैबर पख्तूनख्वा में अपने घर नहीं आ सकते। पता नहीं उनका घर किधर है खैबर पख्तूनख्वा में, शायद नथिया गली के कहीं आस-पास होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर आप आके दिखाएं उस तक, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो वो इस तरह का चैलेंज दे गए। अब वहाँ से चले गए हैं, फिर उन्होंने कोई भुट्टा शुट्टा खाया, वहाँ पे लोगों को परफ्यूम शर्फ्यूम तकसीम किए हैं, किसी को पैसे दिए हैं, वो जो जेनेरिक सा काम रहता है वहाँ पे, और फिर वो बग़ैर मुलाकात के सारे वापस चले गए हैं। इस माहौल में भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। उनकी जो गुफ्तगू वहाँ पे थी उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप सुनिए और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या माहौल था। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सरदार साहब, आपको रोक लिया गया सर इमरान असगर एक्सप्रेस न्यूज़ से सर। जी एक्सप्रेस मीडिया। नंबर 1 और आधा अथॉरिटी हो गया। नंबर 1 हो जाए हम वहाँ पे जाएंगे। अदालत का ऑर्डर के मुताबिक मेरा नाम है, बिल्डिंग के लिए छोड़े या ना छोड़े उसका काम है और हमारा काम है। इस तरह रास्ते बंद नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है। सर ये यहाँ पे तमाशा लगाना है, कि लगाने का शौक है नहीं है तो पैदल जा रहे हैं तो गाड़ी का रास्ता नहीं छोड़ रहे हो, पहले तो गाड़ियाँ छोड़ दो। नहीं तो प्रेसिडेंट जाने, मैं जानूँ, मुलाकात जाने, आपका तो काम ही नहीं है इसमें। आप कैसे रास्ता बंद कर सकते हो भाई? हटो यार, कम पे ऐसे बलून ग्राम बनाओ यार, मेहरबानी करो। तो भाई मैं गेट पे जाऊंगा तो प्रेसिडेंट जाने, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, उसके मुताबिक एक लिस्ट है जी, वो लिस्ट वहाँ पहुंची हुई है, लिस्ट पहुंची हुई है। आप मुझे ऑर्डर दिखाया रोकने का, मुझे आप लोग आपने ऑर्डर दिखाया, मुझे आपने मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाया, आपने मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाया मेरा। आप मुझे चीजें चेक कराएं, पहले आप मुझे चेक कराओ। नहीं भाई ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। आप मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाओ मेरा, मैं दिखाता हूँ मेरे पास जाने का ऑर्डर है। अगर आप सरकारी लोग हैं भाई चेक कर रहा है, कर लो चेक, कर लो चेक। तो भाई मैं जाऊंगा जेल में जाने आप बात करोगे।